ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक साहब मीशत के हवाले से, जाना पहचाना नाम, मुसन्नफ़, बहुत कुछ किताबें भी लिखी और गहरी निगाह रखते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब। सर ये फरमाइए कि नए टैक्सेस लग गए तकरीबन 220 अरब रुपए के, और अभी IMF का दूर दूर तक निशान नहीं है, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर भी खासे डेस्परेट नज़र आते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इज़ IMF कमिंग, या कोई क्या मसला, क्या कहाँ रुका हुआ है? आप तो गहरी निगाह रखते हैं इन इदारों पर भी और जो मसाइल हैं मुल्कों और इदारों के माबैन। डॉक्टर साहब जी, IMF ने दोबारा पाकिस्तान से ये कहा कि आप अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसको नैरो करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है। अब डार साहब ने दोबारा से फाइनेंस बिल के अंदर जो टैक्स लगाए हैं उनको सिर्फ तनख्वाहदार तबका मिला कि जिसके ऊपर उन्होंने दरमियानी जो इस वक्त हमारे 2 लाख से 3 लाख कमा रहे हैं पर मंथ, उनके ऊपर शरह जो है वो बढ़ा दिया 2.5% से। इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा तनख्वाहदार तबका जो फॉर्मल सेक्टर में है सिर्फ वही पकड़ा जाएगा। ये कोशिश नहीं करते हैं कि जो 720 अरब रुपए की इनकम टैक्स की मराद दी हुई हैं उनको ख़त्म करें। अब ये कहाँ का आप इंसाफ है कि जो जज हैं और जो और ताकतवर तबकात हैं जिसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के, उनके तो परक्विजिट एग्जाम्प्ट है, मगर जो तनख्वाहदार तबका है उसकी सारी तनख्वाह जमा करके उसके सारे जो भी आप समझे कि उसमें लॉसेज हैं उसके ऊपर ये टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो ये कोशिश नहीं कर रहे कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनको एग्जम्पशंस हैं तो वो ख़त्म करें, और जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लेकर आएँ, बजाय इसके कि आपने फिर वही टैक्सेस लगा दिए जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही टैक्स का बोझ बढ़ाए जा रहे हैं। अब IMF तो ये देखता है कि जी आपने जो अपना वादा किया है कि हम अपना प्राइमरी जो सरप्लस है यानी कि सूद को निकाल के बाकी आपको कम से कम इतने पैसे इकट्ठे करने चाहिए कि जिससे आप अपने जारी अखराजात पूरे कर लें। अब उसको बढ़ाने के लिए ना तो ये अखराजात कम करने को तैयार हैं और ना ही ये जो है मराद या तबकों के ऊपर जो टैक्स की छूट है उसको ख़त्म करने को तैयार है। सो ये आज साल यही होता है कि फिर अल्टीमेटली जो बोझ है वो गरीब आवाम पर आता है, क्योंकि जाहिर है कि जिस मुल्क में 18% सेल टैक्स हो और उसमें क्या सूरत हाल होगी, जहाँ इन्फ्लेशन जो है वो 30% से ज़्यादा हुकूमत के अपने दावे के मुताबिक हो, वैसे तो फूड इन्फ्लेशन 50% से ज़्यादा है, जहाँ मार्कअप रेट जो है वो हुकूमत का अपना 21 हो तो लोगों को 25% में मिलेगा, ना तो कारोबार चल पाएंगे। एक तरफ हमें बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्बत का सामना है, तो और जो है लोग बेरोज़गार होंगे। उसके बाद IMF का प्रभाव आ भी जाएगा, तो फिर भी हम इस फिस्कल डेफिसिट की वजह से, इतने बड़े खसारे की वजह से आगे भी नहीं बढ़ सकेंगे, ना तो हम किसी किस्म की ग्रोथ कर सकेंगे। जो हमारी आबादी जिस तरह से बढ़ रही है ना उनको सहूलतें जो है मुहैया कर सकेंगे। तो हर लिहाज से देखा जाए तो जो डार साहब के शुरू के दावे थे कि मैं IMF से बात करना जानता हूँ, मैं उनको कन्विंस करना चाहता हूँ, अल्टीमेटली सारे मुतालबात भी मान लिए गए हैं और अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमें ये प्रोग्राम पूरा होगा, क्योंकि जाहिर है कि अगर एक किस्त मिल भी गई तो बाकी 2 किस्तें तो फिर भी रह जाएंगी और प्रोग्राम की मुद्दत तो IMF कह चुका है कि हम नहीं बढ़ाएंगे। तो फिर आप एक और नया प्रोग्राम करेंगे, उससे इससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। तो हम जब तक अंदरूनी तौर पर अपने मईशत को दुरुस्त नहीं करते, इसमें जो एलीट कैपिचर है उसको दुरुस्त तौर पर हम सिमत में ले जाकर ख़त्म नहीं करते हैं, जब तक हम हर एक से उसकी एबिलिटी के मुताबिक टैक्स नहीं लेते हैं और हुकूमत अपने खर्चे कम से कम 50% कम नहीं करती है, तो ये मामला यूँ ही चलते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं भट्टी साहब की तरफ भी जाना है, वो भी आपसे सवाल करने के लिए बेचैन है। बल्कि भट्टी साहब मैं एक बात कह दूं, फिर आप अपना सवाल कीजिएगा कि सारा बोझ तो उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके और गरीब आदमी पे डाल दिया इन्होंने, और ये अगर मिल भी जाता है भट्टी साहब तो ये उसके आगे बड़ी बड़ी हर्डल्स हैं। जी भट्टी साहब, आप इकरामुल हक से क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मैं आपका भी डॉक्टर साहब कहते, देखिए एक तो इसहाक डार साहब ने अपनी, जब नहीं आए थे तो कह रहे थे मैं चुटकी में IMF से डील कर लूंगा, तो अपनी तमाम नाकामियां का बोझ, नाकामियों का, नाअहली का, नालायकी का वजन तनख्वाहदार तबके में डाल दिया जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिस रहा है। ये था कि आप मजीद लोगों को टैक्स नेटवर्क में लाते, जो टैक्स उमरान देते नहीं उन्हें देते। एक तरफ
80 से ज्यादा काबीना है। एक तरफ कहा जा रहा है चेयरमैन सेनेट को वीवीआईपी सहूलतें दी जाए, और वो तबका जो ऑलरेडी इस हुकूमत से मायूस हो चुका है, ये इनकी नाहली और नलायकी का सबूत है। तो क्या डॉक्टर साहब ये इस तरह अपना हदफ भी पूरा नहीं कर पाएंगे और लोगों में जो बेकरारी बेचैनी है वो और बढ़ेगी? क्या इनकी नाकामी नहीं समझा जाएगा इसको? जी बिल्कुल, देखें आने वाले दिनों में होगा ये कि जो बजट अब बढ़ाया है एफबीआर का, जब बिजनेस चल रहे होते तो ये 9.2 से 9.4 अगर आप कर देंगे तो पहले ही इस साल आईएमएफ जो है वो पूरी कोशिश के बावजूद हमने देखा कि कितने 270 अरब के मिनी बजट आया फरवरी में, इसके बावजूद भी एफबीआर अपने हदफ पूरे नहीं कर सका। जब अपने हदफ एफबीआर पूरे नहीं करता तो सूबों के जो बजट है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि वो भी सारा अपना बजट बनाते हैं जो हिस्सा उनको वफाक की तरफ से मिलता है एनएफसी वार्ड में। दूसरी तरफ अखराजात जो है वो कम करके दिखाए जाते हैं, जब वो बढ़ते हैं फिर अजाफी ग्रांट्स ली जाती हैं। तो बड़े अरसे से ये एक तरीका कार इख्तियार किया हुआ है कि आप रेवेन्यू को अगर आईएमएफ के दबाव पे बढ़ा भी लें तो उसको पूरा ना करें। जो आपने कहा बिल्कुल सही फरमाया है कि वो तो तब पूरा हो सकता है बल्कि उससे एक्सीड हो सकता है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान में 16 ट्रिलियन इकट्ठा हो सकता है अगर आप सारे तबकात के ऊपर टैक्स यकसा शरह से लगा दें और फिर किसी को भी आप एग्जम्पशंस ना दें, कंसेशंस ना दें और मराक ना दें। हर दूसरे साल आप एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आते हैं और अमीर लोग जो है वो एसेट अपने बाहर रखे हुए हैं। कितना आउटफ्लो हो रहा है अब इन चीज़ों की तरफ। तो आपको पता ही है कि 1992 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोटेक्शन एक्ट था वो किसकी यादगार है। तो ये सारे के सारा मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि अब भी ये टेस्ट हो गया कि इस बजट के अंदर भी बजाय इसके कि उन तबकात पर टैक्स लगाया जा रहा है जिनको मराद दी गई है, अब आप बिजनेस के ऊपर और टैक्स लगाएंगे। जो बिजनेस ऑलरेडी टैक्स रिटर्न दे रहे हैं तो वो जाहिर है कि अपने यूनिट्स बंद करेंगे। बाहर से इम्पोर्ट भी नहीं हो रही थी, बिजली इतनी महंगी है, वो इस सूद की इस शरह को जिसको वैसे डाल सकते कहते हैं कि मैं सूद से 5% तय कर दूंगा 25% के ऊपर वो कैसे कारोबार करेंगे? जब वो अपने मुलाजमिन को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे तो जाहिर है यूनिट बंद होंगे और बेरोजगारी होगी, और जो लोग जिनको तनख्वाह मिल भी रही है वो अब ज़्यादा टैक्स अदा करेंगे। तो देखना चाहिए कि क्या जो अपने इस वक्त कबीना को रन करने का खर्चा उसको आधा किया गया है, क्या और जो गैर जरूरी अखराजात हैं वो ख़त्म किए गए हैं, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो सरकारी अफसरों को मैसर है वो ख़त्म की गई हैं। ये तो कुछ भी नहीं किया गया और रिफॉर्म्स भी जो करने चाहिए फंडामेंटल वो भी नहीं किए गए हैं। तो ये सिलसिला बिल्कुल क्लियर है कि ये इलेक्शन आएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पर जब बजट जिस दिन मंजूर हो रहा था पीपल्स पार्टी के लोग तो मौजूद ही नहीं थे। अब वो नहीं चाहते कि वो ये अपना जो इमेज है ख़राब करें कि तनख्वाहदार और दरमियाने तबके के ऊपर जो टैक्स है उसमें उनकी भी हमायत हासिल है। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये बेचैनी और भी बढ़ेगी और फिर हम किसी तरह भी इन्फ्लेशन को काबू नहीं कर पा रहे हैं। और इन्फ्लेशन भी टैक्सेशन ही होती है विदाउट लेजिस्लेशन, और उससे पैसा जो है गरीब लोगों की जेब से निकलकर अमीर लोगों की जेब में जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मैं चाहूंगा इससे पहले कि भट्ट साहब आपसे सवाल करें अपना, आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें ये मिल भी जाती है पहली ट्रैंच तो ये भी इनफ नहीं होगी टू रिट्रीव द सिचुएशन? जी आगे जो डॉक्टर को तो पता है और वो इसका एतराफ़ भी कर चुके हैं कि अब जो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर हमारी पेमेंट्स हैं वो तो $7 बिलियन से ज़्यादा जो इस दिसंबर तक आ जाएंगी। अगर हम बाईलैटरल जो कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल भी करवा लें तो फिर भी हम इस काबिल नहीं होंगे कि जो बॉन्ड्स के ऊपर हमने पैसे देने हैं वो तो डेफर नहीं हो सकते हैं। तो इस वक्त सूरत हाल फिर यही होगी कि साफ इंडिया दिया है कि रीस्ट्रक्चरिंग एक्सटर्नल डेट्स की जाएंगे। वो बड़ा एक तकलीफ मरहला होता है और उसके जो असर है वो भी अवाम के ऊपर ही ज़्यादा, गरीब अवाम पर ही होता है, क्योंकि पैसा अपनी कदर और खोता चला जाएगा तो चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी। ये हुकूमत अपने खर्चे पूरे करने के लिए नोट छाप कर बैंकों से कर्जा लेगी तो उससे भी इन्फ्लेशन बढ़ती चली जाएगी। तो होगा ये कि किसी भी एक महाज पे भी हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे और माली तौर पर और मुश्किलात का शिकार होते चले जाएंगे।